कहानी है नारी का प्रतिशोध। ऑपरेशन थिएटर से निकलकर डॉक्टर मधु अपने केबिन में आई। एप्रन उतारने के बाद उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए पूछा, रुचि, क्या डॉक्टर दामेश का कोई फोन आया था? जी मैम, वह 2 बजे तक कानपुर से लौट आएंगे और लंच घर पर ही करेंगे। इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट रुचि की आवाज सुनाई पड़ी। ठीक है, कहकर डॉक्टर मधु ने फोन रख दिया और घड़ी पर नजर डाली। 12:30 बजे थे। वह सोचने लगी कि डॉक्टर दामेश के लौटने में अभी 1.5 घंटे का समय है और इतनी देर में अस्पताल का एक राउंड लिया जा सकता है। डॉक्टर मधु ने आज अकेले ही 3 ऑपरेशन किए थे, इसलिए कुछ थकावट महसूस कर रही थी। तभी अटेंडेंट कॉफी दे गया। वह कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कॉफी की चुस्कियां लेने लगी। मधु और दामेश लखनऊ मेडिकल कॉलेज में सहपाठी थे। एमएस करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पहले उन्होंने अपना नर्सिंग होम लखनऊ में खोला था, किंतु अचानक घटी एक दुर्घटना के कारण उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद वे इलाहाबाद चले आए। उनकी दिनरात की मेहनत के कारण 3 वर्षों में ही उनके नए नर्सिंग होम की शोहरत काफी बढ़ गई थी। डॉक्टर दामेश आज सुबह किसी जरूरी काम से कानपुर गए थे। आज के ऑपरेशन पूरा करने के बाद डॉक्टर मधु उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक बाहर कुछ शोर सुनाई पड़ा। उन्होंने अटेंडेंट को बुलाकर पूछा, यह शोर कैसा है? जी, एक्सीडेंट का एक केस आया है और स्टाफ उन्हें भगा रहा है। लेकिन वे लोग भाग नहीं रहे हैं, अटेंडेंट ने हिचकते हुए बताया। क्यों भगा रहे हैं? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि हमारे नर्सिंग होम में छोटे बड़े सभी का इलाज बिना किसी भेदभाव के किया जाता है? मधु का चेहरा तमतमा उठा। वह जानती थी कि शहर के कई नर्सिंग होम तो ऐसे हैं जिनमें गरीबों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। जी, वो अटेंडेंट हकला कर रह गया। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाह रहा है किंतु साहस नहीं जुटा पा रहा है। यह क्या वो लगा रखा है? डॉक्टर मधु ने अटेंडेंट को डांटा, फिर पूछा, घायल की हालत कैसी है? खून काफी बह गया है और वह बेहोश है। तो फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। मैं भी पहुंच रही हूँ, डॉक्टर मधु ने खड़े होते हुए आदेश दिया। अटेंडेंट हक्का बक्का सा चंद पलों तक उनके चेहरे को देखता रहा, फिर आंखें झुकाते हुए बोला, जी मैडम, वह विधायक अमर प्रताप राका हैं। नर्सिंग होम के पास ही उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर मधु को लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो और पूरी सृष्टि हिल गई हो। वह धम से कुर्सी पर गिर पड़ी। अगर उन्होंने कुर्सी के दोनों हथों को मजबूती से थाम न लिया होता तो शायद चकराकर नीचे गिर पड़ती होती। उनके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे और सांस धौंकनी की तरह चलने लगी थी। अटेंडेंट उनकी मनोदशा को समझ गया था, अतः चुपचाप वहां से खिसक गया। लगभग 3.5 वर्ष पहले की बात है। उस दिन भी डॉक्टर मधु अपने पुराने नर्सिंग होम में अकेली थी। तभी कुछ लोग गोली से बुरी तरह घायल एक व्यक्ति को लेकर आए। उसकी गोली निकालने के लिए वह ऑपरेशन थिएटर में अभी जा ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। डॉक्टर साहिबा, मैं अमर प्रताप राका बोल रहा हूँ। फोन पर आवाज आई। जी कहिए। डॉक्टर मधु अचकचा उठी। अमर प्रताप राका शहर का आतंक था। छोटे बड़े सभी उसके नाम से थर्राते थे। उसका भला उनसे क्या काम? डॉक्टर साहिबा, वह मेरी गोली से तो बच गया है, लेकिन आपके ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, अमर प्रताप राका ने आदेशात्मक स्वर में कहा। मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर के हाथ लोगों की जान बचाने के लिए उठते हैं, लेने के लिए नहीं। डॉक्टर मधु ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं आपके हाथों को बहकने की कीमत देने के लिए तैयार हूं। आप मुंह खोलिए, राका ने हल्का सा कहकहा लगाया। आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। राका का प्रस्ताव सुन डॉक्टर मधु का मन कसला हो उठा। डॉक्टर साहिबा, कुछ करने से पहले सोच लीजिएगा कि मैं महिलाओं को सिर्फ उपदेश ही नहीं देता बल्कि। इतना कहते कहते राका क्षण भर के लिए रुका, फिर खतरनाक अंदाज में बोला, अगर आपने मेरे शिकार को बचाने की कोशिश की तो फिर आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर मधु ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। 3 गोलियां उसकी पसलियों में घुस गई थी। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह गोलियां निकाल पाई थी। अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था।
किंतु राका ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। 2 दिन बाद ही उसने डॉक्टर मधु का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। दामिश ने बहुत भागदौड़ की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राका गिरफ्तार हुआ किंतु 3 दिन बाद ही जमानत पर छूट गया। उसके आतंक के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस घटना ने डॉक्टर मधु को तोड़कर रख दिया था। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। हमेशा बुद्ध सी खामोश रहती। जागती तो भयानक साए उन्हें अपने आसपास मंडराते नजर आते। सोती तो स्वप्न में हजारों गिद्ध उनके शरीर को नोचने लगते। उनकी मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। मनोचिकित्सकों की सलाह पर दामिश ने वह शहर छोड़ दिया था। नए शहर के नए माहौल ने मरहम का काम किया। अतीत की यादों को करीब आने का मौका न मिल सके, इसलिए डॉक्टर दामिश अपने साथ डॉक्टर मधु को भी मरीजों की सेवा में व्यस्त रखते। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर दौड़ने लगी थी। दोनों की मेहनत और लगन से इन चंद वर्षों में ही उनके नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया था। इन चंद वर्षों में और भी बहुत कुछ बदल चुका था। अपने आतंक और बूथ कैप्चरिंग के दम पर शहर का दुर्दांत गुंडा अमर प्रताप राका दबंग विधायक बन चुका था। अब इसे समय का क्रूर मजाक ही कहा जाए कि डॉक्टर मधु की जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे अमर प्रताप राका की जिंदगी बचाने के लिए लोग आज उसे उनकी ही शरण में ले आए थे। डॉक्टर मधु की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कौंध गए जब वह गिड़गिड़ाते हुए उस शैतान से दया की भीख मांग रही थी और वह हैवानियत का नंगा नाच नाच रहा था। वह अपने डॉक्टरी पेशे की मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा की दुहाई दे रही थी और वह उनकी इज्जत की चादर को तार तार किए दे रहा था। वह रोती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, पर उस नरपिशाच ने उनकी अंतर आत्मा तक को अंगारों से दाग दिया था। सोचते सोचते डॉक्टर मधु के जबड़े भींच गए और आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। बाहर बढ़ रहे शोर के कारण उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। क्रोध की अधिकता के चलते वह हांफने सी लगी। व्याकुलता जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने सामने रखा पेपरवेट उठाकर दीवार पर दे मारा, पर न तो पेपरवेट टूटा और न ही दीवार टस से मस हुई। पेपरवेट फर्श पर गिरकर गोल गोल घूमने लगा। डॉक्टर मधु की दृष्टि उस पर ठहर सी गई। पेपरवेट के स्थिर होने पर उन्होंने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई। उनमें दृढ़ता के चिन्ह छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कर गुजरने का फैसला कर चुकी हैं। इंटरकॉम का बटन दबाते हुए डॉक्टर मधु ने पूछा, रुचि घायल को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया है या नहीं? नहीं। क्यों? जी वो, दरअसल, स्टाफ कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट झिझक के कारण अपनी बात कह नहीं पा रही थी। तुम लोग सिर्फ वह करो जो कहा जा रहा है, बाकी क्या करना है मैं जानती हूँ। डॉक्टर मधु ने सर्द स्वर में आदेश दिया और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। वापस लौटकर उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाते हुए कहा, रुचि मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकती। नर्स से कहो कि ऑपरेशन टेबल पर पहुंचाने से पहले उसका मुंह किसी कपड़े से बांध दे या ठीक से ढक दे। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए डॉक्टर मधु तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। घायल के भीतर जाते ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया और उस पर लगा लाल बल्ब जल उठा। टिक 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 की ध्वनि के साथ घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ ऑपरेशन कक्ष के बाहर खड़े स्टाफ के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे को बंद हुए 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका था। भीतर डॉक्टर मधु क्या कर रही होगी, इसका अंदाजा होते हुए भी कोई सच्चाई को अपने होठों तक नहीं लाना चाहता था। डॉक्टर दामिश 3 बजे लौट आए। भीतर घुसते ही उन्होंने एक वार्ड बॉय से पूछा, डॉक्टर मधु कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले उन्होंने एक घायल का ऑपरेशन किया था। उसके बाद? वार्ड बॉय कुछ कहते कहते रुक गया। उसके बाद क्या? उसके बाद वह उसे अपना खून दे रही हैं, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है और वह कहीं मिल नहीं सका। वार्ड बॉय ने हिचकिचाते हुए बताया, ऐसा कौन सा खास मरीज आ गया है जिसे डॉक्टर मधु को खुद अपना खून देने की जरूरत आ पड़ी? डॉक्टर दामिश ने उत्सुकता से पूछा। जी विधायक अमर प्रताप राका हैं। तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? वार्ड बॉय का गिरेबान पकड़ डॉक्टर दामिश चीख पड़े। सर हम लोग उसे नर्सिंग होम से भगा रहे थे।
लेकिन मैडम ने जबरन बुलाकर उसका ऑपरेशन किया और अब उसे अपना खून भी दे रही हैं। तब तक वहां जमा हो चुके कर्मचारियों में से एक ने हिम्मत करके बताया। डॉक्टर दामेश ने उसे घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने केबिन की ओर चले गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मधु ने ऐसा क्यों किया। क्या किसी ने मधु को इसके लिए मजबूर किया था या कोई और कारण था? सोचते सोचते डॉक्टर दामेश के दिमाग की नसें फटने लगी, लेकिन वह अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं खोज सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मधु ने वहां प्रवेश किया। उनका चेहरा पत्थर की भांति भावना शून्य था। डॉक्टर दामेश ने आगे बढ़ उनकी बांह थाम कांपते स्वर में पूछा, मधु, तुमने उसकी जान क्यों बचाई? हम लोग डॉक्टर हैं, हमारा काम ही लोगों की जान बचाना है। डॉक्टर मधु के होठों ने स्पंदन किया। डॉक्टर दामेश ने पत्नी की बाहों को छोड़ चंद पलों तक उसके चेहरे की ओर देखा। फिर मुट्ठियां भींचते हुए बोले, लेकिन क्या उसका ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे? अगर हाथ कांप जाते तो हम में और सामान्य लोगों में क्या फर्क रह जाता? डॉक्टर मधु ने धीमे स्वर में कहा। उनका चेहरा पूर्ववत भावना शून्य था। हम इंसान हैं मधु, इंसान। डॉक्टर दामेश तड़प उठे। मैंने इंसानियत का ही फर्ज निभाया है। डॉक्टर मधु के होठ यंत्रवत हिले। फर्ज निभाने का शौक था तो निभा लेती। महानता की चादर ओढ़ने का शौक था तो ओढ़ लेती। लेकिन अपना खून चूसने वाले को अपना खून तो न देती। डॉक्टर दामेश मेज पर घूंसा मारते हुए चीख पड़े। डॉक्टर मधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। दामेश ने आगे बढ़कर उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में जागते हुए बोले, मधु प्लीज, मुझे बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने उस दरिंदे की जान बचाई? क्या किसी ने तुम्हें फिर धमकी दी थी? डॉक्टर मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सप्रयास अपने को कुछ कहने से रोक रही हैं। मैडम, उस मरीज को होश आ गया। तभी एक नर्स ने वहां आकर बताया। डॉक्टर मधु के भीतर जैसे कोई शक्ति समा गई हो। दामेश को परे धकेल वह आंधी तूफान की तरह भागते हुए वार्ड की ओर दौड़ पड़ी। भौचक्के से डॉक्टर दामेश अपने को संभालते हुए पीछे पीछे दौड़े। अमर प्रताप राका को अब तक उनके पास खड़े पुलिस वालों ने बता दिया था कि जिस लेडी डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया था उसी ने उन्हें अपना खून भी दिया है, क्योंकि उनके ग्रुप का खून किसी ब्लड बैंक में उपलब्ध न था। वह महान डॉक्टर कौन है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, राका ने कराहते हुए कहा। लो, वह आ गई। एक पुलिस वाले ने वार्ड के भीतर आ रही डॉक्टर मधु की ओर इशारा किया। उन पर दृष्टि पड़ते ही राका को ऐसा झटका लगा जैसे किसी को करंट लग गया हो। घबराकर उसने उठना चाहा, लेकिन कमजोरी के कारण हिल भी न सका। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। जीवन भर इनके चरण धोकर पीजिएगा, तब भी आप इस ऋण से उऋण नहीं हो सकेंगे, दूसरे पुलिस वाले ने बताया। पल भर के लिए राका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु सत्य अपने पूरे वजूद के साथ सामने उपस्थित था। राका की आंखों के सामने उस दिन के दृश्य कोंघने लगे, जब रोती हुई डॉक्टर मधु हाथ जोड़ जोड़कर विनती कर रही थी कि उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर के फर्ज का पालन किया है, किंतु वह उनकी एक नहीं सुन रहा था। आज एक बार फिर उन्होंने सब कुछ भुलाकर एक डॉक्टर के फर्ज को पूरा किया है, तभी उसकी सांसें शेष बच पाई है। राका के भीतर उनसे आंख मिलाने का साहस नहीं बचा था। उनके विराट व्यक्तित्व के आगे वह अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी पूरी शक्ति को बटोरकर राका ने अपने हाथों को जोड़ा और कांपते स्वर में बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। माफ और तुम्हें? डॉक्टर मधु दांत भींचते हुए चीख पड़ी। राका, तुमने मेरे साथ जो किया था, उसके बाद में तो क्या दुनिया की कोई भी औरत मरते दम तक तुम्हें माफ नहीं कर सकती। चीख सुनकर पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। किसी में भी उसे भंग करने का साहस न था। अपनी ओर डॉक्टर मधु को आता देखकर राका ने एक बार फिर अपनी बिखरती हुई सांसों को बटोरा और लड़खड़ाते स्वर में बोला, आपने जो एहसान किया है मैं उसे कभी। मैंने कोई एहसान नहीं किया है तुम पर। डॉक्टर मधु राका की बात को बीच में काट कर फिर चीख पड़ी। तुम क्या समझते हो अपने आप को? सर्वशक्तिमान, जो जिसकी जिंदगी से जब चाहे खेल लेगा। तुमने मेरी जिंदगी से खेला था, आज मैंने तुम्हारी जिंदगी से खेला है। मेरे जिस खून को तुमने अपवित्र किया था, आज वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है।
तुम चाह कर भी उसे अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। जब तक जीवित रहोगे यह एहसास तुम्हें कचोटता रहेगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। कमजोर समझकर जिस नारी के चंद पलों को तुमने रौंदा था, उसके रक्त के चंद कतरे अब हर पल तुम्हारे स्वाभिमान को रौंदते रहेंगे। तुम्हारा रोम रोम तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हें धिक्कारेगा, लेकिन तुम्हें दया की भीख नहीं मिलेगी। जब तक जीवित रहोगे राका, तुम प्रायश्चित की आग में जलते रहोगे, लेकिन तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। यही मेरा प्रतिशोध है। डॉक्टर मधु के मुंह से निकला एक एक शब्द गोली की तरह राका के दिल और दिमाग को छेदे जा रहा था। गुनाहों के बोझ तले दबी उसकी अंतर आत्मा में कुछ कहने की शक्ति नहीं बची थी। उसकी कायरता बेबसी बन उसकी आंखों से छलक पड़ी। राका के आंसुओं ने अग्निकुंड में घी का काम किया। डॉक्टर मधु गरजते हुए बोली, इससे पहले कि मेरे अंदर की नारी डॉक्टर को पीछे ढकेलकर सामने आ जाए और मैं तुम्हारा खून कर दूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ यहाँ से। हतप्रभ डॉक्टर दामिश अब तक चुपचाप खड़े थे। उन्होंने पुलिस वालों को इशारा किया तो वे राका के बेड को धकेलते हुए बाहर ले जाने लगे। डॉक्टर मधु हिचकियां भरती हुई पूरी शक्ति से डॉक्टर दामिश के चौड़े सीने से लिपट गईं। उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में यूं संभाल लिया, जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं नन्हे घोंसले को संभाल लेती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।